बिल्कुल मुफ्त मुफ्त और मुफ्त ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई 8th 9th एंड 10th स्टैंडर्ड। मैं हूं आपकी मिली मैम और यशस्वी एकेडमी आपके लिए लाई है सीबीएसई 9th 10th एंड 8th स्टैंडर्ड की कंप्लीट पैकेज कोर्स। जी हाँ बच्चों, हम साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस ये सारे कंटेंट आपके लिए यूट्यूब पर ला रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो प्लीज फोकस के साथ बने रहे, यहाँ वहां देखने की या पॉज करके इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा देर ध्यान दीजिएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टच टुडे इज द मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। क्या मतलब है? इट इज अ बिग वर्ड, इसमें दो छोटे छोटे शब्द छिपे हुए हैं विच इज मस्क्यूलर एंड स्केलेटल। तो अब हमने देख लिया मसल कौन कौन से तरीके के हैं, हमने देख लिया बोन कौन कौन से तरीके की है। नाउ हाउ डू दीज मसल्स एंड बोन वर्क टुगेदर टू गिव यू मूवमेंट? सो द मूवमेंट कम्स फ्रॉम कॉम्पोनेंट्स। क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम के? तो बोन है, मसल है, जॉइंट्स है, कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट। बच्चों हम ये सारी चीजों को एक एक करके पढ़ चुके हैं। सो आई होप अब आपको कार्टिलेज क्या है, लिगामेंट क्या है, टेंडॉन्स क्या है, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का टॉपिक छूट गया हो तो प्लीज पार्ट 1 का वीडियो जरूर देखें। हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको जरूर पार्ट 1 मिलेगा ऑफ द चैप्टर टिश्यूज इन एक्शन। सो फंक्शन क्या है बच्चों मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम का? अब मूवमेंट कराएंगी, मसल्स है वो जुड़ी हुई है किससे? बोन से। दो बोन एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? जॉइंट से जुड़े हुए हैं बच्चों, और उनको जुड़ाने के लिए कुछ कुछ टिश्यूज है वो भी प्रेजेंट है। तो ये सारा सिस्टम एक साथ काम करता है टू गिव अ मूवमेंट। सो क्या फंक्शन है? कीप्स द बॉडी अपराइट, मूवमेंट देता है, पोस्चर देता है एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये जो मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम है मूवमेंट कराएगा, हमें सीधा खड़ा, जो हमारा पोस्चर है, राइट? कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल ही झुके हुए होते हैं, ऐसे चलते हैं। तो ये सभी पोस्चर, आपका अच्छा पोस्चर हो, बुरा पोस्चर हो, किसके वजह से आता है बच्चों? मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम के वजह से आता है, विच इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। सो हमने देखा था कि जो मास्टरमाइंड है, नाम कहां से आया मास्टरमाइंड? वो जो पपेट को कंट्रोल करता है, तो वो कंट्रोल सिस्टम है हमारा ब्रेन, उसी को कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करेगा? मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम को, जो हमारी बॉडी को मूवमेंट देता है, राइट? हमारा पोस्चर सही रखता है, और यही मसल्स और बोन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी सेफ रखते हैं बच्चों। कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स है? जैसे हमारे लंग्स हो गए, हमारा हार्ट हो गया, राइट? ये सारी चीजें किससे प्रोटेक्टेड होती है? बाय मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। The muscles pull on bone to produce movement at joints. तो हम कह रहे थे कि जो बोन है वो मूवमेंट करा रही है, पर एक्चुअल कौन सा पार्ट है बोन का जो मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है? दीज आर द जॉइंट्स। जो मैं ऐसा रोटेशन मूवमेंट कर सकती हूँ, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट कर सकती हूँ, ठीक है, रोटेट कर सकती हूँ, ये जो मूवमेंट्स है बच्चों ये कौन करवा रहा है? सो द जॉइंट बिटवीन टू बोन्स। और ये मूवमेंट की शुरुआत किसने की? मसल्स ने, क्योंकि मसल्स में होती है एनर्जी। तो मसल्स ने शुरू की मूवमेंट, उस मूवमेंट को किसको दिया? बोन को। बोन जॉइंट के पास गया, बोला इनको मूवमेंट करनी है एंड द मूवमेंट विल हैपन। सो बोन, मसल, जॉइंट एंड नर्वस कंट्रोल। तो ये जो मैं मूवमेंट कर रही हूं, पहला जो थॉट जनरेट हो रहा है वो मेरे ब्रेन में हो रहा है, ब्रेन गोज एंड गिव्स द सिग्नल टू माय मसल्स, मसल बोन को खींचेगी, बोन जाके जॉइंट को बताएगा और एक मूवमेंट पॉसिबल होगा बच्चों। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आपकी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स होती है वो मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम कराता है। तो देखो बच्चों, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बनता है हमारा नर्वस सिस्टम, उसके बाद हमारी जो बोन्स हो गई, स्पाइन हो गई, रिब केज हो गया, पेल्विस हो गया, ये सारा मस्क्यूलो, और ये बोन्स के ऊपर क्या है बच्चों? मसल्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ आर मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम लुक्स लाइक। अब देखो मैंने क्या कहा, मसल जो है
वो बोन को पुल करता है और बोन जॉइंट को जाके सिग्नल देगा कि मूवमेंट करानी है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा बच्चों? 2 और मोर बोन्स मीट, जिसकी वजह से मूवमेंट होगा। अब ये जो जॉइंट है ना, ये जो जुड़ाव है दो हड्डियों का, तो उनमें देखो सिंगल बोन है तो जॉइंट होगा क्या? दो बोन्स जब मिलेगी तब एक जॉइंट बनेगा। सो यहाँ पे 1 और 2 बोन्स जहां आकर मिलती है, हो सकता है 2 बोन्स हो सकता है 2 से ज्यादा भी बोन्स हो बच्चों। तो ये जिस जंक्शन पे आके मिलती है दैट इज नोन एज अ जॉइंट। मसल्स बोन से जुड़े हुए होते हैं वाया टेंडन बैंड्स। हमने पढ़ा है टेंडन्स किसको जोड़ के रखती है? मसल और बोन को जोड़ के रखती है बच्चों। एंड मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो टेंडन को पुल करेगा। अब देखो एक इमेजिनरी सिचुएशन लेते हैं, आप रोप को खींच रहे हैं, राइट, टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, उस साइड आपका आपके कुछ और दोस्त है, इस साइड आपकी टीम है, और जो सबसे पहला इंसान टीम में खड़ा है वो रस्सी पकड़ के रस्सी को खींच रहा है। उसके पीछे वो जो पुल मूवमेंट कर रहा है वो क्यों हो रहा है? बिकॉज जो पीछे के लोग हैं, जो फर्स्ट बंदे के पीछे खड़े वो उसको खींच रहे हैं और फर्स्ट बंदा रोप खींच रहा है। उसी तरीके से मसल मूवमेंट की शुरुआत करती है। मसल ने मूवमेंट की शुरुआत करी, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। किस वजह से कॉन्ट्रैक्ट होता है? मसल फाइबर्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चों। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसने किसको पुल किया? टेंडन को पुल किया। अब टेंडन किससे जुड़ा हुआ है? अब जैसे मैंने कहा हम ये रोप खींच रहे हैं, जो पीछे के बंदे हैं वो पहले बंदे को खींच रहे हैं, ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं, पहला वाला बंदा रोप खींच रहा है, और रोप खींचने की वजह से जो उस टीम के लोग हैं वो भी इधर आ गए। तो क्या हुआ? टेंडन को खींचा, इस वजह से किसका मूवमेंट हुआ? बोन का। तो फोर्स इज ट्रांसफर्ड टू द बोन या जॉइंट। तो सबसे पहला जो मूवमेंट की शुरुआत होती है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। मसल टेंडन को खींचता है और टेंडन के खींचने की वजह से बोन में मूवमेंट होता है। और बोन में भी कौन सा वो स्पॉट है जहां मूवमेंट होगा? तो हमारे जॉइंट्स है बच्चों, जहां मूवमेंट इज पॉसिबल। आप मुझे बताओ ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर है हाथ का, क्या मैं इसको मोड़ सकती हूँ? नहीं, क्योंकि वहां जॉइंट नहीं है। बस जहां जॉइंट है बोन सिर्फ वही मूव करेंगी। So the type of joint decides the direction and range of movement. तो अभी हमने दो नए शब्द देखे कि जो जॉइंट है हमारा उस पे डिपेंड करेगा कि कितना रेंज ऑफ मूवमेंट है। रेंज मतलब अब जैसे मेरा ये रिस्ट है, इसको मैं पूरा रोटेट नहीं कर सकती, कुछ रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। ये जो एल्बो है इसको मैं सिर्फ सामने और पीछे, सामने और पीछे, मैं इसको 360 डिग्री रोटेट नहीं कर सकती। पर मेरा शोल्डर है बच्चों, अगर शोल्डर है तो इसको 360 डिग्री रोटेट किया जा सकता है, क्योंकि ये जो शोल्डर का जॉइंट है वो अलग है, एल्बो का जॉइंट अलग है, रिस्ट का जॉइंट अलग है। तो जॉइंट क्या डिसाइड करेगा कि डायरेक्शन कैसी होगी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, और रेंज कितनी होगी। ये 180 डिग्री मूवमेंट करवा रहा है, ठीक है। पर ये जो मेरा शोल्डर है वो 360 डिग्री मूवमेंट करवा सकता है। तो वो कौन डिपेंड करेगा? किस पर? जॉइंट पर डिपेंड करेगा। एंड सम बॉडी पार्ट्स मूव फ्रीली व्हाइल अदर्स मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन। तो ये फ्रीली मूव हो सकता है, मुझे सामने करना है, ऊपर करना है, पीछे करना है, नीचे करना है। लेकिन जो मेरा एल्बो है सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड। तो जॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों किस तरीके की मूवमेंट बोन्स कर सकेंगी। तो ये देखो मसल सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसको पुल किया उसने? टेंडन। ये तुम्हारा टेंडन है, टेंडन क्या ज्वाइन कर रहा है? मसल, और बोन को ज्वाइन कर रहा है टेंडन। मसल ने टेंडन को पुल किया, टेंडन ने बोन को पुल किया, और वो पुल कहां पर महसूस हुआ? जॉइंट के अंदर महसूस हुआ बच्चों। सो दिस इज हाउ अ मूवमेंट टेक्स प्लेस। तो देखो शोल्डर में पूरी मूवमेंट होती है, नी में सिर्फ आगे पीछे होती है, इवन फिंगर्स में सिर्फ आगे पीछे हो सकती है। क्या मैं इस फिंगर को पीछे रोटेट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो जॉइंट पे डिपेंड करेगा व्हाट टाइप ऑफ अ मूवमेंट विल टेक प्लेस।
तो अब भाई मूवमेंट अलग अलग है क्योंकि जॉइंट्स अलग अलग होते हैं बच्चों। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। हमारे बॉडी में अलग अलग, नेक में अलग जॉइंट है, फिंगर्स में अलग है, शोल्डर में अलग है, हमारे हिप बोन अलग है, पेल्विस में अलग जॉइंट है। तो ये अलग अलग जॉइंट होते हैं बेटा। four main types of joints. So joint allows different kind of movement in the body. ठीक है, different kind of movement, rotation, forward and backward. मूवमेंट कैसा होगा? या तो फ्री मूवमेंट होगा, जैसे मैंने कहा हाथ का 360 डिग्री, शोल्डर का 360 डिग्री मूव करना फ्री है, या लिमिटेड मूवमेंट होगा कि फिंगर को बस आगे मूव किया जा रहा है, इसको पीछे मूव नहीं कर सकते, तो ये लिमिटेड मूवमेंट हो गया। कुछ कुछ जॉइंट्स होते हैं बच्चों जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कराते, सो नो मूवमेंट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द जॉइंट। तो देखो क्या क्या टाइप्स है, बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पिवट एंड फिक्स्ड जॉइंट। तो चार मेजर तरीके के जॉइंट्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होंगे। तो बॉल एंड सॉकेट अगर जॉइंट है तो बॉल मतलब इस तरीके का बॉल, और ये है सॉकेट, ये है हमारा बॉल, ये सॉकेट के अंदर जाके फिक्स हो गया। अब ये कैसे भी मूवमेंट करवा सकता है। बॉल एंड सॉकेट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल जॉइंट इन आवर बॉडी, जो मेनी डायरेक्शंस में मूवमेंट को अलाउ करता है बच्चों। ठीक है, ये जो बॉल है, ये जो हमारी हाथ की बोन है, इसका ऊपरी हिस्से में एक बॉल होता है और मेरे शोल्डर में एक सॉकेट होगा बच्चों। देखो इस तरीके से कुछ दिखता है। तो बॉल सॉकेट में जाके जुड़ गया और सारे डायरेक्शंस में मूवमेंट, सारे डायरेक्शन में मूवमेंट करा सकता है। एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट। देन दूसरा है बच्चों हिंज जॉइंट। हिंज मतलब क्या? वो वाला हिंज नहीं। हिंज मतलब क्या? जो हमारा डोर होता है, ओपन एंड क्लोज करते हो आप डोर को, तो डोर की मूवमेंट क्या ऊपर और नीचे हो सकती है? क्या 360 डिग्री? हाँ, कुछ कुछ डोर्स होते हैं भाई जो 360 डिग्री मूव करते हैं। मैं उन डोर्स की बात नहीं कर रही, जो नॉर्मल हमारा दरवाजा होता है, जो या तो बाहर को खुलेगा और बंद होगा, या तो अंदर को खुलेगा और बंद होगा। इतना ही मूवमेंट कर सकता है, बस आगे और पीछे वाला मूवमेंट। तो मूवमेंट इज पॉसिबल ओनली इन वन डायरेक्शन। एग्जाम्पल एल्बो एंड नी। तो आप फुटबॉल खेलते हो तो, या किसी की लात तो मारी होगी आपने 100%, तो जब आप लात मारते हो तो या तो आपका पैर आगे जाएगा या पीछे जाएगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है। एल्बो की भी या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड, एक ही तरीके की मूवमेंट पॉसिबल है। द थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट इज पिवट जॉइंट, विच इज साइड टू साइड रोटेशन। ये वाला ऐसे from one side to another side, this rotation is known as pivot rotation, or example is our neck joint। ठीक है बच्चों। then there are some joints जो fixed है, जो movement नहीं कराती है, और ऐसे joints हमारे skull में present है बच्चों। so skull में ये देखो इस तरीके से अलग अलग बोन्स होती है। अब हमें तो नहीं पता था, अब तक हमें लगता था स्कल मतलब एक पूरा एक ही बोन है, बट नहीं बच्चों, ये जो हमारा स्कल है उसमें जॉ की बोन्स है, उसमें यहाँ ऊपर साइड में अलग अलग बोन्स है, ये देखो आपको दिख रहा होगा। और ये जो ये देखो जूम करके दिखाती हूँ, ये कुछ जॉइंट्स है, सॉरी ये कुछ बोन्स है और उनको ज्वाइन किया गया है। लेकिन क्या हमें ये स्कल की बोन्स में कोई मूवमेंट है? ऐसे आप टच करते हो तो कुछ मूव करता है? नहीं करता, बिकॉज दीज जॉइंट्स आर फिक्स्ड जॉइंट्स, दीज डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो द चार टाइप्स ऑफ जॉइंट, और क्यों जॉइंट्स अलग अलग है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, मूवमेंट का फर्क आएगा बच्चों। द kind of joint will decide what is the movement that is to be given। तो एक बार रिवाइज करेंगे, जो थॉट है वो ब्रेन में आएगा, सबसे पहले मूवमेंट का थॉट ब्रेन में आएगा, वो थॉट ट्रांसफर होगा मसल को, मसल पुल करेगी टेंडन को, और टेंडन पुल करेगा बोन को, और बोन कहाँ पे पुल होगी, मूवमेंट कहाँ दिखेगा, जॉइंट के अंदर मूवमेंट दिखेगा बच्चों। सो पहला टाइप का जॉइंट जो हम अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। स्ट्रक्चर कैसा है इसका, राउंडेड एंड
of one bone is into the cup like hollow structure of another bone. तो देखो बच्चों, ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर हुआ, हॉलो, खाली है, हॉलो मतलब खाली है, तो मेरा शोल्डर समझ लो, शोल्डर में एक खाली कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो आर्म है उसमें एक बॉल है, ये जो नीचे वाली हड्डी है उसमें एक बॉल है, तो ये सॉकेट के अंदर बॉल जाके फिट हो जाएगा और मूवमेंट कराएगा। किन डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है? ऑल द डायरेक्शंस में। तो मेनी डायरेक्शन मूवमेंट इज पॉसिबल, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज, सर्कुलर। तो फॉरवर्ड हो सकता है, बैकवर्ड हो सकता है, पूरा का पूरा सर्कुलर हो सकता है। ये ईज ऑफ मूवमेंट क्यों पॉसिबल है? बिकॉज शोल्डर जॉइंट इज द बॉल एंड सॉकेट टाइप। एग्जाम्पल, शोल्डर जॉइंट शोल्डर गर्डल से कनेक्ट होता है। अब ये देखो, ये जो जॉइंट है इसे शोल्डर गर्डल भी कहा जाता है बच्चों। कनेक्ट द आर्म टू द स्केलेटन। आर्म ये हो गया, बाकी पूरी बॉडी स्केलेटन। अब आप पूछोगे स्केलेटन और बोन्स ये क्या रिलेशन है मैम? तो देखो, जो भी हमारा हड्डी का ढांचा है, द एंटायर बॉडी विच इज मेड अप ऑफ बोन्स, तो वो हड्डी के ढांचे को हम कहेंगे स्केलेटन। वो स्केलेटन का एक पार्ट है आर्म, एक पार्ट है शोल्डर, एक पार्ट है रिब केज, एक पार्ट है लेग्स। तो जो आर्म है वो बाकी के स्केलेटन से कैसे कनेक्टेड है? तो वाया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो देखो, ये सॉकेट, ये बॉल, फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड, साइडवेज, सर्कुलर, किसी भी तरीके का मूवमेंट हो सकता है। मैक्सिमम मूवमेंट कौन कराता है बॉडी में? विच टाइप ऑफ जॉइंट? द बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट बच्चों। I hope you are understanding. This is a very important, very interesting chapter rather. Important तो है ही, एग्जाम में इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट मार्क, लॉन्ग मार्क क्वेश्चंस आते हैं, बट मेनली इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि हम हमारे ही बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द हिंज जॉइंट। मैंने क्या कहा आपको? हिंज मतलब वो जो दरवाजे में लगा हुआ होता है, जो या तो फॉरवर्ड मूवमेंट देगा या बैकवर्ड मूवमेंट देगा, कोई भी एक डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। सो डायरेक्शन वन एंड बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग। तो या तो आप उसको बेंड करोगे, ये बेंड कर दिया, या आपने उसको स्ट्रेट कर दिया, बेंडिंग स्ट्रेटनिंग, यही मूवमेंट पॉसिबल होती है हिंज जॉइंट में। एग्जाम्पल, एल्बो एंड नी। एल्बो या तो बेंड होता है या स्ट्रेट होता है, और नी भी या तो बेंड होगा या स्ट्रेट होगा। लेकिन जो ये नी वाला जॉइंट है ना बच्चों, नी में जो हिंज जॉइंट है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर से प्रोटेक्टेड है जिसे कहते हैं नी कैप। तो बोन का ही एक पार्ट है, जॉइंट का ही एक पार्ट है, ऐसे दोनों जॉइन होंगे। ये तुम्हारा सपोज घुटने का जॉइंट है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बच्चों, ये देखो, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे कहेंगे नी कैप। ये बोन नंबर 1, बोन नंबर 2, इनको प्रोटेक्ट किया गया है बाय अनदर बोन कॉल्ड एज नी कैप। और बहुत लोगों में आपने सुना होगा ये नी कैप की इंजरी होती है, तो उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप गिरते हो, घुटनों के बल हम कितनी बार गिरे हैं, ऊपर वाले ने भी बनाते वक्त सोचा होगा ये इंसान को मैं नी कैप जरूर दूंगा, नहीं तो ये मुंह के बल गिरेगा, घुटने के बल गिरेगा और घुटना टूट जाएगा। सो टू प्रोटेक्ट आवर नीज देयर इज अनदर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज नी कैप, और नी कैप रिप्लेस भी होता है, बहुत लोगों में ये देखा गया है। सो हिंज जॉइंट बेंडिंग इन वन डायरेक्शन, समझ आया बच्चों? नेक्स्ट टाइप का जॉइंट है हमारा पिवट जॉइंट। It gives rotation around the central point like a door knob turning. क्या कहा था मैंने? कैसा मूवमेंट देता है ये? साइडवेज, इस तरीके से साइडवेज मूवमेंट देगा, 180 डिग्री का मूवमेंट देगा ये। तो अब इसको किससे कंपेयर किया गया है बताऊं? ये डोर नॉब से। जब आपको डोर ओपन करना है तो आप राइट साइड में पुश करते हो, जब आपको लॉक करना है तो लेफ्ट साइड में पुश करते हो, चाबी डालते हो, राइट लेफ्ट करते हो। तो इस तरीके का जो साइड वाइज मूवमेंट है वो देगा पिवट जॉइंट, जैसे कि रोटेशन, साइड टू साइड टर्निंग एंड रोटेशन। तो स्कल एंड द
बैकबोन जॉइंट। तो ये देखो बैकबोन शुरू हुई, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल, जो किसको प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो बैकबोन है वो यहाँ पर आपका बैकबोन इज कनेक्टेड टू योर स्कल वाया द पिवट जॉइंट, और उसके वजह से ये जो नो बोलने वाली चीज होती है, नो साइडवेज 180 डिग्री का टर्न इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ पिवट जॉइंट, साइड टू साइड हेड मूवमेंट। समझ आया? तो तीन मेजर टाइप के जॉइंट्स देख लिए, तीन मेजर टाइप की मूवमेंट्स देख ली हमने बच्चों। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ जॉइंट आर द फिक्स्ड जॉइंट्स। तो ये नाम में ही इनके फिक्स्ड है, ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं देते बच्चों, नो मूवमेंट बिटवीन द बोन्स। तो ये वो खड़ूस वाले जॉइंट है। वो एक इन्विजिलेटर नहीं आ जाता है कभी कभी, कुछ कुछ इन्विजिलेटर्स होते हैं जो चिल होते हैं कि चलो ठीक है थोड़ी बहुत बच्चों ने बातें कर ली चलेगा। कुछ कुछ इन्विजिलेटर्स होते हैं जो जिनकी थोड़ी प्रिंसिपल टाइप वाइब होती है, तो वो क्या करेंगे, सब पे ध्यान देंगे, नो मूवमेंट, सब अपनी अपनी जगह पे फिक्स होके बैठेंगे। सो दोस टाइप ऑफ जॉइंट्स व्हिच डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट आर नोन एज फिक्स्ड जॉइंट्स। और ये कहाँ होंगे, हमारे स्कल की बोन्स में होंगे बच्चों। सो एग्जाम्पल बिटवीन द फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल, तो ये एक बोन हो गई, ये एक बोन है, ये एक बोन है, ये सारी बोन्स एक दूसरे से कैसे जुड़ी है, फिक्स्ड जॉइंट से जुड़ी है बच्चों। इट इज अ हार्ड प्रोटेक्टिव कवर फॉर द ब्रेन, आई एंड ईयर्स। अब ये फिक्स्ड जॉइंट क्यों है, क्यों मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारा स्कल है वो बहुत ही नाजुक नाजुक ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, राइट? नाजुक ऑर्गन, सबसे नाजुक हमारा ब्रेन है, वो कंट्रोल सेंटर है, ब्रेन को कुछ हुआ तो बॉडी किसी काम की नहीं, राइट? ब्रेन है, आईज है, तो ये सारे ईयर है, ये सारे पार्ट्स आर वेरी डेलिकेट, इनको प्रोटेक्ट करते हैं फिक्स जॉइंट्स। अगर हाँ यहाँ पे मूवमेंट होता बच्चों, अगर ये जॉइंट्स में भी मूवमेंट होने लगता तो हमारे ब्रेन को, आईज को इंजरी होना पक्की बात है। एक बार को एल्बो में, नी में इंजरी हुई तो इंसान जिंदा रह सकता है, बट ब्रेन इंजरीज विल लीव द पर्सन यूजलेस, कुछ काम नहीं कर पाएगा, कंट्रोल सेंटर बिगड़ जाएगा। दैट्स व्हाई ब्रेन, या ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला जो हिस्सा है, जो बोन है जिसे कहते हैं हम स्कल, वो स्कल अलग अलग फ्लैट बोन से बनी हुई है, जिन्हें जॉइंट कैसे किया है, फिक्स्ड जॉइंट से। प्रोटेक्शन एंड नॉट मूवमेंट, नो मूवमेंट इज अलाउड, और ये प्रोटेक्शन देते हैं। समझ आया? दीज आर द 4 मेजर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। So now that you have understood the joints, आपको मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम समझ गया, जॉइंट समझ में आ गए, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द स्केलेटल सिस्टम। मैंने क्या कहा स्केलेटन के बारे में, इस तरीके का हड्डियों का ढांचा होता है बच्चों। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी विच आर जॉइंट विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स। नाम ही कितना सिंपल है जॉइंट का, भाई दो चीजों को ज्वाइन कर रहे हैं तो नाम रख दिया जॉइंट। सो ये सारा जो बोन का स्ट्रक्चर है दैट कम्स अंडर द स्केलेटल स्ट्रक्चर। तो क्या कहेंगे उसे, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। तो आपको अगर डिफाइन करने का हक है स्केलेटल सिस्टम, तो आप क्या कहेंगे, इट इज अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब क्या, ढांचा। फ्रेम मतलब ढांचा। देखो आपको किसी भी चीज को अगर सपोज अलमारी बनानी है, कभी कारपेंटर के पास देखना बच्चों, अगर आपको अलमारी बनानी है या आपको बेड बनवाना है तो क्या होगा, सबसे पहले उसका ढांचा बनेगा, सबसे पहले फ्रेम बनेगी, उसके अंदर चीजें जाएंगी। तो सबसे बेसिक फ्रेमवर्क हमारे बॉडी का क्या है, स्केलेटल सिस्टम है बच्चों। फंक्शन क्या है, इट गिव्स द बॉडी शेप एंड स्ट्रेंथ। तो भाई अगर मेरा स्केलेटन में यहाँ एक कॉलर है, यहाँ शोल्डर है, यहाँ से आर्म्स शुरू होंगे, इस तरीके का अगर ढांचा है तो हमारी बॉडी को शेप भी इसी तरीके का आएगा। तो जैसा फ्रेम वैसा शेप, एंड स्ट्रेंथ भी देता है। अगर आप गिर गए या इफ यू आर डूइंग एनी हैवी एक्टिविटी तो मसल्स पे तो स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा स्ट्रेन आएगा, मसल्स सोर भी हो जाती है, लेकिन प्रोटेक्ट कौन करता है, टूटने से कौन बचाता है आपको, बोन्स बचाती है। एंड
कीप्स हेल्प अस स्टैंड अपराइट। जो हम सीधे खड़े होते हैं वो हमारी बैकबोन की वजह से है। हम किनके सपोर्ट से खड़े हुए हैं? पैरों के सपोर्ट से खड़े हुए हैं। हम चीजों को कैसे उठाते हैं? हाथों की मदद से उठाते हैं। तो ये एंटायर बॉडी को सपोर्ट सिस्टम किसका है बच्चों? बोन्स का, विच इज द स्केलेटल सिस्टम। इट प्रोटेक्ट्स डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम इंजरी। मैंने आपको बताया जैसे जो स्कल है, स्कल की जो बोन है वो ब्रेन को बचा रही है, आईज को बचा रही है। ये जो रिब केज है बेटा आपका, रिब केज किस किस को प्रोटेक्ट करता है? लंग्स को, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। देन ये जो स्पाइन, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है या जिसे बैकबोन भी कहा जाता है, वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है। ऐसे ही हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है बच्चों, वो मूवमेंट देगा, प्रोटेक्शन देगा और इंजरी से बचाएगा। एग्जाम्पल स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज। तो स्केलेटल सिस्टम की तीन चीजें क्या देखनी है हमें? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम मतलब बैकबोन और हमारी रिब केज। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल स्टडी इज स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, एक एक करके हम अच्छे से एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्कल किसको प्रोटेक्ट कर रहा है बच्चों? ब्रेन, आईज, ईयर्स, ये सारी चीजों को प्रोटेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर स्कल के अंदर कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है अगर मैंने पूछा तो फिक्स जॉइंट्स प्रेजेंट है, करेक्ट। तो फ्लैट बोन्स जॉइंड बाय फिक्स्ड जॉइंट, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एंड इमूवेबल। मैंने बताया फिक्स जॉइंट है तो कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ही टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग बना के रखेगा, प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, आईज एंड ईयर्स। तो स्कल का काम ही है बच्चों सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन देना और शेप देना, हमारे हेड को शेप देता है। अलग अलग लोगों का ना स्कल का स्ट्रक्चर अलग होता है, किसी का ब्रेन थोड़ा बड़ा होगा, ये छोटा होगा। मेरा स्कल थोड़ा छोटा है तो माय फेस इज अ लिटिल स्मॉल, किसी का बड़ा होगा, किसी की नोज, किसी का फोरहेड वाइड होगा, राइट, चिन, जॉ वाइड होगा। तो ये सारा जो हेड का स्ट्रक्चर है उस पे तो प्रोटेक्शन भी देता है और एक स्ट्रक्चर भी देता है आपके हेड रीजन को। देन वर्टिब्रल कॉलम जिसे ही हम कहेंगे बैकबोन, फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। तो प्रेजेंस कहाँ होगा इसका? जहां आपका स्कल खत्म होगा वहीं से शुरू होगा कौन? बैकबोन। और कौन से जॉइंट से जुड़े हुए बच्चों? राइट, पिवेट जॉइंट से जुड़े हुए हैं। स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा आर अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड कॉलम। तो ये देखो बच्चों, इतनी सारी वर्टिब्रा होती है, हमारी छोटी छोटी वर्टिब्रा होती है। कितनी होगी? 33 वर्टिब्रा। ऐसे आप समझो एक कॉइन का अगर आपने टावर बनाया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, उसी तरीके से ये जो छोटी छोटी वर्टिब्रास है दे आर प्लेस्ड वन ओवर द अदर। और ऐसी कितनी वर्टिब्रा है? 33 वर्टिब्रा है जिनको एक कॉलम में रखा गया है एंड सपोर्ट्स द बॉडी एंड गिव्स अ शेप। मतलब हमको सीधा खड़ा रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बैकबोन एंड प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है मैम? बहुत बार सुन लिया स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो आपका जो ब्रेन है उससे ही कनेक्टेड बहुत सारी ऐसे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होंगी जो कहलाती है स्पाइनल कॉर्ड। और वो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन है जो बॉडी तक पहुंचती है उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन से कलेक्ट करेगी और नीचे तक लेकर आएगी, सो दैट आर्म्स में, लेग्स में वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहुंच पाए। सो द ब्रेन is connected to spinal cord and spinal cord को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? हमारी vertebral column या backbone. So this is the skull. इसमें आईज के लिए सॉकेट है, इसमें ईयर के लिए सॉकेट होता है और नीचे जॉ का बोन अटैच होता है। स्कल को बिल्कुल लग के आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। और बच्चों ये जो छोटी छोटी वर्टिब्रा है वो एक सिंगल बोन भी तो बना सकता था, पर ये छोटी छोटी बोन देने का क्या मतलब? सो द नेचर इज ब्यूटिफुल बच्चों, नेचर ने बिल्कुल सोच समझ के ब्यूटिफुली हमें बनाया है। क्योंकि ये जो स्पाइनल कॉर्ड या जो वर्टेब्रल कॉलम है
बिकॉज वो छोटे छोटे यूनिट से बनी हुई है तो हम झुक सकते हैं, उठ सकते हैं, ठीक है। हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर बैक, हमारे जो पीठ है उसको फ्लेक्सिबिलिटी देती है नीचे झुकने के लिए, ऊपर होने के लिए, मैं पीछे भी मुड़ सकती हूँ। ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों आई? क्योंकि बैकबोन इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल 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 थिंग्स। तो देखो किस तरीके से होती है, ऐसे कुछ ऐसे कर्व होती है थोड़ी सी बीच में, क्योंकि फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट, ये सारी मूवमेंट्स इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो चलो अब वर्टिब्रल कॉलम के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद एक छोटी सी चीज आपको बता दूं अबाउट कार्टिलेज डिस्क बिटवीन वर्टेब्रा। तो दो वर्टेब्रा के बीच में देखो ऐसी दिखती है, कुछ गोल होती है वर्टेब्रा, और सारी वर्टेब्रा एक से एक जुड़ी हुई है। वर्टेब्रा के अंदर से क्या जाएगा बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड, जो कि आपके ब्रेन से जुड़ा है। देखो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स है। ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है स्कल, और नीचे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम बहुत सारे छोटे 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 यूनिट से बना है जिन्हें कहते हैं हम वर्टिब्रा। तो एक अब बच्चों दो वर्टिब्रा के बीच में एक ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। स्लिप डिस्क सुना है आपने? बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे एजेड लोग मोस्टली, जिनको स्लिप डिस्क हो जाता है तो वो ढंग से बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते, पीठ और कमर में हमेशा दर्द लगा रहता है। तो अब वो स्लिप डिस्क कहाँ होता है? ये कार्टिलेज डिस्क। ये जो कार्टिलेज डिस्क है बच्चों, ये बेंडिंग मोशन के लिए काम करती है। जो मैंने कहा आपको, ऐसे फॉरवर्ड बेंड, ऐसे पीछे को बेंड, ये जो बेंडिंग मूवमेंट है हमारे पीठ की, हमारे बैक की, दैट इज बिकॉज ऑफ द कार्टिलेज डिस्क। सो इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू वर्टिब्रा एंड कार्टिलेज डिस्क होती है। कुशनिंग एंड शॉक रिडक्शन, तो इसका पहला फंक्शन है बच्चों कुशनिंग। मतलब क्या? आप जब सोफा पे बैठते हो, बिस्तर पे बैठते हो, टेक लगाकर बैठते हो, तो आपको कुछ कुशनिंग चाहिए, कुछ कुशन चाहिए, कुछ अब कुशन क्या करेगा? जो आपका बैक है या आपको रिलैक्स करेगा, वो खुद फोर्स ले लेगा। मतलब ही क्या? कुशनिंग देना मतलब किसी भी हैवी मूवमेंट को पकड़ लेना, या किसी भी रफ मूवमेंट को पकड़ लेना और आराम देना, वो काम है किसका? कुशनिंग का। तो आराम देती है और शॉक को रिड्यूस करती है। आपको किसी ने मार दिया, आप गिर गए पीठ के ऊपर, गाड़ी चलाते चलाते कभी होता है हम गिर गए, हमारे पीठ के ऊपर जोर आया, या जो लोग कुश्ती खेलते हैं, जो आप आपके भाइयों और बहनों के साथ भी खेलते होंगे, तो वो जो मारा पीटी खेलते हो उसमें जो पीछे बैक पे जोर आता है, वो जोर के शॉक को कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये कार्टिलेज डिस्क एब्जॉर्ब करेगी बच्चों। और कुशनिंग मतलब आराम देगी। किसको आराम देगी? ये वर्टिब्रल कॉलम्स को आराम देगी। अलाउज द बैकबोन बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, तो ये जो ट्विस्टिंग वाला मोशन है, ये जो मैं घूम पा रही हूं, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कार्टिलेज डिस्क। प्रोटेक्ट्स द इंटरनल स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम इंजरी। अब बेटा जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारा ब्रेन है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, क्योंकि ब्रेन से जो थॉट्स है, जो मैसेज है, वो किसके लिए बने हुए? मसल्स के लिए बने हुए। जो ब्रेन में थॉट है वो मसल के अंदर जाएंगे, और बीच में उसको कौन फैसिलिटेट कर रहा है या हेल्प कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है। लेकिन अगर बीच का बंदा ही खराब पड़ गया, अगर स्पाइनल कॉर्ड में ही इंजरी हो गई, तो आप कितना भी सोचते रहो उसको एक्शन में नहीं ला पाओगे। तो थॉट्स के लिए ब्रेन जरूरी है, लेकिन मसल्स तक के, पूरे बॉडी तक के जो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी उसके लिए जरूरी है स्पाइनल कॉर्ड, और वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में भी कौन? कार्टिलेज डिस्क बच्चों। सो इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बस आपको शब्दों के बीच का अंतर समझ में आना चाहिए। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ऑर्गन्स होते हैं, जो बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम है वो एक प्रकार की बोन है जो इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी गई है बच्चों। सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन स्कल, vertebral column, brain and spinal cord. This is very important.
बहुत ही महत्व की चीज है ये बच्चों, बट बिल्कुल इजी करके मैंने आपको समझाई है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, दोबारा देखो, लेकिन ये समझे बिना चैप्टर में आगे मत बढ़ना। हम चैप्टर के एंड टॉपिक्स पे आ रहे हैं बच्चों, खत्म होने वाला है हमारा चैप्टर कुछ ही देर में। सो आई होप बच्चों आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं। बिल्कुल फोकस और कंसंट्रेशन से समझो। एक बार जो आपने ये चैप्टर समझ लिया, फिर दोबारा आपको सिर्फ रिवीजन करने की देर है, कॉन्सेप्ट समझने की फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो with this thought let's start with our next topic which is the rib cage। क्या है ये rib cage बच्चों? केज मतलब क्या? पिंजरा, राइट जो जू वगैरह में हम देखते हैं। तो एनिमल्स को किस में रखा गया है भाई? चिड़िया को किसके अंदर रखते हैं? केज के अंदर। वैसे ही हमारे हार्ट और लंग्स के लिए एक पिंजरा बनाया है। क्यों रखते हो चिड़िया को पिंजरे में, या शेर को पिंजरे में क्यों रखते हो? बचाव के लिए रखते हो, चिड़िया के खुद के बचाव के लिए, और शेर से हमारे बचाव के लिए आप उसको केज में रखते हो। उसी तरीके से लंग्स एंड हार्ट आर वेरी डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स, और अगर ये ऑर्गन्स फेल हो गए या इनमें इंजरी हो गई तो बंदा गया समझो। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ऐसे 12 हड्डियों का, अब केज है भाई, केज है तो उसमें कुछ ना कुछ वायर जाएगी, कुछ ना कुछ क्या कह सकते हैं स्ट्रक्चर आएगा केज का। तो वो बना हुआ है 12 पेयर ऑफ रिब्स, मतलब ये जो बोन है उसे कहते हैं रिब। ये 12 बोन है, वन साइड से 12 बोन्स आएंगी, और ऐसे 12 की 12 बोन्स एक दूसरे से ज्वाइन होगी और एक केज बनाएगी, एक पिंजरा बनाएगी जिसका नाम है द रिब केज। और ये किसको अटैच होती है? टू द स्पाइन एट द बैक एंड टू द स्टर्नम इन द फ्रंट। अब देखो बच्चों, ये जो रिब केज है, ये जो बोन्स आ रही है वो कहां से आ रही है? वर्टिब्रल, ये देखो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई है, और पीछे से तो स्पाइनल कॉर्ड से, और आगे से कहां जुड़ी है? ये जो आगे आकर जुड़ती है वो स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्टर्नम। तो रिब केज का पीछे जॉइंट है स्पाइन, और आगे आके रिब केज जहां ज्वाइन होता है उस प्लेस को कहते हैं स्टर्नम। अब क्या फंक्शन है रिब केज का? प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग्स। एंड प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग्स क्यों? मैंने कहा इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है, हार्ट और लंग को कुछ हुआ तो समझ लो गया इंसान। एंड ब्रीदिंग को पॉसिबल करता है। अब लंग्स है भाई, जब आप सांस अंदर लेंगे ऐसे तो आपकी लंग्स की साइज बढ़ जाएगी, सांस छोड़ोगे तो लंग्स की साइज छोटी हो जाएगी। पर अब ये बोन का स्ट्रक्चर है बच्चों, केज है, तो जैसे जैसे लंग्स इन्फ्लेट और क्या कहते हैं हवा छोड़ के जो छोटे हो जाते हैं, उस मूवमेंट को फैसिलिटेट कौन करता है? कार्टिलेज विच अलाउज द रिब केज टू मूव। तो अब पिंजरे के अंदर वाली चिड़िया बड़ी भी हो रही है, छोटी भी हो रही है। तो जब चिड़िया बड़ी होगी तो पिंजरे को भी बड़ा होना पड़ेगा, चिड़िया छोटी होगी तो पिंजरा भी छोटा हो जाएगा। उसी तरीके से जो हमने देखा बैकबोन में बच्चों, बैकबोन में दो वर्टिब्रा के बीच में क्या स्ट्रक्चर था? कार्टिलेज डिस्क थी, जो क्या कर रही थी? ये मूवमेंट दे रही थी, फ्लेक्सिबिलिटी दे रही थी। वैसे ही रिब केज में फ्लेक्सिबिलिटी कौन देगा? कार्टिलेज। तो जो बोन्स के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं कार्टिलेज, जो कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब ऐसे सांस अंदर लोगे तो बड़ी हो जाएगी, छोड़ोगे तो छोटी हो जाएगी। सो रिब केज एक्सपैंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो जब सांस लोगे तो एक्सपैंड होगा, जब छोड़ोगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। चेंजेस द स्पेस इनसाइड चेस्ट कैविटी। अब रिब केज बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है चेस्ट कैविटी भी बड़ी होगी, है ना। एक गहरी सांस लो बच्चों, गहरी लंबी सांस लो, और फिर देखो कि तुम्हारे जो चेस्ट की कैविटी का साइज है वो बढ़ जाता है। फिर छोड़ो तो चेस्ट का साइज छोटा हो जाएगा। ये जो साइज बड़ा हो रहा है, कम हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ रिब केज। और रिब केज में भी कौन ये मूवमेंट पॉसिबल कराता है बच्चों? कार्टिलेज।
समझ में आया? कार्टिलेज वो स्ट्रक्चर है जो रिब केज के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन या एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को फैसिलिटेट करता है। स्पेस जब इंक्रीज होगी मतलब एयर विल एंटर इन द लंग्स। जब तुम ब्रीद इन कर रहे हो, एयर को लंग्स के अंदर ले रहे हो, तो स्पेस बढ़ जाएगी एंड द स्पेस डिक्रीजेस व्हेन द एयर मूव्स आउट। जब तुम एक्सहेल करते हो, जब बाहर सांस छोड़ते हो, तो वो कैविटी या वो रिब केज का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। फिर से, अगर कभी गलती से रिब केज के ऊपर इंजरी हो गई, कहीं गिर गए, कहीं से किसी के साथ मारा पीटी हो गई और ये रिब केज पे चोट पहुंच गई बच्चों, तो जो सांस लेना है, जो तुम हर सेकंड जो सांस लेते हो, उसमें भी वो भी पेनफुल हो जाएगी। सो रिब इंजरी कैन लीड टू ब्रीदिंग पेन। कितनी बुरी बात है। इसीलिए ये रिब केज को प्रोटेक्ट करके रखना है, हमारी सारी बोन्स को प्रोटेक्ट करके रखना है बच्चों। समझ में आया? ऑल राइट बच्चों, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ब्रीदिंग, जब ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं तो व्हाट आर द चेंजेस दैट इज हैपनिंग टू द रिब केज। चलो, तो हमने सारी बोन्स पढ़ ली। हमें जो भी इस सिलेबस में बोन्स पढ़नी थी, विच वाज द स्कल, द spinal cord, the vertebral column and the rib cage. These are the three main bones which was included in the skeletal system. अब बच्चों जो हमें पढ़ना है which is bone and joint health, right? हमने देख लिया कि joints कितने important है हमारे, हमें जो भी movement करनी है, right from our actions to our movement, हमारी जो चलने दौड़ने की प्रक्रिया है, all of that directly depends upon the joint and bone health. तो बच्चों, क्या क्या हमको measures लेने चाहिए? अब the age that you are in, right, जो आपकी एज है 8, 9, 10 स्टैंडर्ड, these are the growing years बच्चों। इसमें आपकी bone will grow in length, height बढ़ेगी आपकी। ऐसे बहुत बार होता है बच्चों की 7th 8th 9th स्टैंडर्ड तक के हाइट हमारी थोड़ी छोटी होती है और एकदम 10th में जाके हमारी हाइट बढ़ जाती है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स। एंड द सेकेंड थिंग इज, अगर आप अच्छे से कैल्शियम, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस करके चलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारी बोन, मसल्स और जॉइंट्स विल बी वेरी हेल्दी, योर हाइट विल ग्रो, योर अबिलिटी टू डू वर्क विल ग्रो। तो क्या करना है हमें? सबसे पहली चीज, करेक्ट पोस्चर। जी हाँ बच्चों, आई एम वेरी श्योर अभी भी जो हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कंप्यूटर के सामने कुछ ऐसे बैठते हैं, इस तरीके से सीधे खड़े होना, हमारी स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकबोन अलाइन एंड प्रिवेंट स्टिफनेस। जिन बच्चों को ऐसे बैठने की आदत है, झुककर बैठने की आदत है, वो उनकी बॉडी धीरे धीरे स्टिफ होने लग जाएगी। जो कार्टिलेज डिस्क है बच्चों आपके, वो स्टिफ हो जाएंगे और आगे जाके बोन हेल्थ या बैकबोन हेल्थ बहुत पुअर होगी। Second thing, the most important thing is proper nutrition. जी हाँ बच्चों, ये बात बोलना बहुत सही है। 90% of your health is made in kitchen, राइट? आप कितना भी दौड़ लो, भाग लो, एक्सरसाइज कर लो, बट इफ योर न्यूट्रिशन इज नॉट प्रॉपर, आपको डेफिशिएंसीज होंगी, आपके बॉडी में चीजों की कमतरता होगी, जो आपको बाद में सप्लीमेंट्स के थ्रू लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है बच्चों, कीप अ प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिससे बोन्स हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहेंगी। तो भाई, अब बोन्स बनी किससे है? हमने देखा था दैट द बोन्स आर मेड ऑफ टिश्यू है, उसका जो मैट्रिक्स है उसमें होता है कैल्शियम। सो कैल्शियम रिच चीजें खाना चाहिए, विटामिन डी लेनी चाहिए बच्चों, जो हमें सन से मिलती है। सो विटामिन डी एंड कैल्शियम आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक तो सनलाइट भी थोड़ी थोड़ी लेनी चाहिए, वो जो सुबह की पहली किरण या जो स्टार्टिंग का समय होता है, जस्ट अर्ली मॉर्निंग होती है, जहाँ सॉफ्ट सॉफ्ट सनलाइट आती है, तो जहां हम सन की फोटोज लेते हैं, उस तरीके के सन में एक्सपोजर होना चाहिए। स्पिनच, मिल्क और जितनी भी कैल्शियम एंड विटामिन डी युक्त चीजें हैं वो खानी चाहिए। एंड रेगुलर एक्सरसाइज इज मस्ट इफ यू वांट टू कीप योर मसल्स
फिट एंड जॉइंट्स फ्लेक्सिबल। तो बच्चों हमें क्या लगता है कि ये जो जिम वगैरह जाते हैं, ठीक है, तो जिम तो सिर्फ यंग भैया दीदी लोग जाएंगे, और वॉक करने तो क्या बूढ़े आंटी अंकल जाते हैं सिर्फ। बट ऐसा नहीं है बच्चों। इफ यू डू एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, आप योगा करें, आप वेट लिफ्टिंग करें, आप रोज सुबह दौड़ने के लिए जाए, ऑल दीज थिंग्स विल कीप योर मसल्स फिट। आप मस्कुलर तो होंगे ही, उसके साथ ही साथ योर बोन एंड योर जॉइंट्स विल बी फ्लेक्सिबल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बच्चों। तो जो हम देखते हैं हमारे दादा दादी, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, वो शिकायत करते रहते हैं, घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है। सो टू अवॉइड दैट, बचपन से ही हमें डाइट और एक्सरसाइज का ख्याल रखना चाहिए। एंड योगा इज वन एक्सरसाइज विच विल इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, पोस्चर एंड ब्रीदिंग। तो योगा के जो पोजेस होते हैं बच्चों, उससे हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्ट्रेचिंग वगैरह से, तो पोस्चर सही होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है बॉडी में, एंड द मेन थिंग इज ब्रीदिंग। तो जो भी योगा का आसन आप करेंगे, आप देखेंगे कि जो इंस्ट्रक्टर है वो बताएगा ब्रीद इन, ब्रीद आउट, आपकी सांस धीरे धीरे लेना, आप लेंगे छोड़ेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स आर क्यूमुलेटिवली इंक्रीजिंग योर health quality, your joints, your muscles and your bone health will increase if you take care of all these points together. So यहाँ पर बच्चों हमारा मसल्स बोन्स का सिलसिला खत्म होता है, हम एंड के टॉपिक्स पे आ रहे हैं बच्चों। तो एक टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, इट इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी, और वो टोटिपोटेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, हम वो भी पढ़ेंगे। तो चलो पहले बात करेंगे टोटिपोटेंसी की। बच्चों टोटिपोटेंसी के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आप जो चैप्टर नंबर 2 है, विच इज सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस, वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें मैंने टोटिपोटेंसी बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन करी है, पर चलिए फिर से एक बार समझेंगे। तो टोटिपोटेंसी ये जो शब्द है, इट कम्स फ्रॉम 2 वर्ड्स। सो मल्टीपल पोटेंसी, मल्टीपल मतलब अलग अलग तरीके की सेल्स में चेंज होने की पोटेंसी को कहेंगे टोटिपोटेंसी। मतलब क्या, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे अब आप 9th स्टैंडर्ड में हैं, आप अगले साल 10th में जाएंगे, तो 10th की एग्जाम देने के बाद मैं कहती हूँ सारे बच्चे टोटिपोटेंट हो जाते हैं, राइट मतलब क्या, आपके पास सारे दरवाजे खुले हैं बच्चों। आप आर्ट स्ट्रीम ले सकते हो, साइंस स्ट्रीम ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो, मैथ्स आप ले सकते हो, बायोलॉजी ले सकते हो, इतने सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। वैसे ही कुछ कुछ सेल्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं, और डिवीजन करने के बाद बहुत सारे ऐसे सेल का मास बनता है जो कि टोटिपोटेंट होता है बच्चों। मतलब ही क्या, वो जो मास ऑफ सेल है वो कोई भी तरीके की सेल में चेंज होने की एबिलिटी रखता है, पर वो चेंज किसी एक ही सेल में हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस की बात करें बच्चों, तो जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, मतलब क्या, जब मदर की वूम्ब के अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, पहले तो जाइगोट था, स्पर्म आया, एग आया, फ्यूज हुआ, जाइगोट बना। अब ये जो जाइगोट का सेल है वो डिवाइड करता रहता है और ढेर सारे सेल्स बनाता है। ये जो ढेर सारे सेल्स है बच्चों, वो सेल्स अब एक गुच्छे में प्रेजेंट है, पर ये जो गुच्छा है वो आगे जाके एक बेबी बनाने वाला है। बेबी के ईयर्स होंगे, नोज होगी, स्टमक होगा, आर्म्स होंगे, लेग्स होंगे। तो ये जो सेल का गुच्छा है अभी, वो टोटिपोटेंट होगा। टोटिपोटेंट मतलब उसमें से कुछ सेल्स बनाएंगे हमारा स्किन बनाएंगे, कुछ सेल्स हमारी स्टमक बनाएंगे, कुछ सेल्स हमारी बोन्स बनाएंगे। लेकिन ये जो सेल्स है वो किसी भी शेप को, टाइप को एक्वायर कर सकती है, इसीलिए नाम आया टोटिपोटेंट। सो सम मैच्योर प्लांट सेल, अभी हम प्लांट्स की बात करेंगे बच्चों। तो प्लांट में ऐसे सेल्स होते हैं जो मैच्योर सेल्स होते हैं, they regain the ability to divide। तो बच्चों इस चैप्टर में टिश्यूज इन एक्शन के पार्ट 1 के वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखिए, क्योंकि वहां हमने टिश्यूज पढ़े थे, कुछ थे
परमानेंट टिश्यूज और कुछ थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, राइट। तो कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग टिश्यूज का नाम था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो टिश्यू डिवाइड होना बंद कर दे और किसी एक रूप को धारण करके बैठ जाए। रूप को धारण करना मतलब क्या, पहले बहुत सारा डिवीजन होता है, मास बनता है, उसके बाद उसमें से कुछ सेल्स एक रूप धारण कर लेंगे कि चलो भाई मैं लीफ बनाऊंगा, चलो भाई मैं रूट बनाऊंगा। तो कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल, उन्होंने एक पाथ चुन लिया, एक रूप धारण कर लिया, एंड वो बन जाते हैं मैच्योर प्लांट सेल। अब क्या होता है बच्चों, कभी कभी ये जो मैच्योर प्लांट सेल्स होते हैं, दे रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड। वो क्या कहेंगे, चलो मैच्योरिटी बहुत हो गई, फिर से डिवीजन शुरू करेंगे। जैसे वो डिवाइड होते हैं, दे फॉर्म एन अनस्पेशलाइज्ड मास ऑफ सेल। तो एक सेल है, उस अभी वो मैच्योर था, उसने कहा भाई मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं, मैं एक रूप धारण करके बैठ चुका हूं, लेकिन वो सेल, मैच्योर सेल, फिर से अपनी एबिलिटी को रीगेन कर लेता है। वो कहता है मैं फिर डिवाइड होऊंगा, और डिवाइड करके वो मास ऑफ सेल बनाता है। पर कैसे सेल्स, अनस्पेशलाइज्ड, मतलब उनकी स्पेशलाइजेशन अभी डिसाइड नहीं हुई है, राइट, कि उनको आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, उन्हें नहीं पता। तो ऐसे सेल जिन्हें नहीं पता कि वो क्या बनने वाले हैं, वो कुछ भी बन सकते हैं, ऐसे सेल्स को कहा जाता है टोटीपोटेंट सेल। तो द मास ऑफ सेल, अभी ये टोटीपोटेंट सेल है, दे डिफरेंशिएट। मैंने आपको डिफरेंशिएशन समझा चुकी हूँ, पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो मैंने समझाया है डिफरेंशिएट करना मतलब क्या। मतलब विदाउट एनी आइडेंटिटी, एक बिन नाम का सेल है, उस सेल को नाम दे देना मतलब डिफरेंशिएट करना। तो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे असेंबली में खड़े हैं, स्कूल का पहला दिन है, बहुत सारे बच्चे आए हैं, ठीक है। अब एक 20 बच्चों को आपने सेक्शन ए में डाल दिया, 20 को सेक्शन बी में डाल दिया, इनमें क्या कर दिया आपने, डिफरेंशिएशन, सबको एक एक आइडेंटिटी दे दी, राइट। ये क्लास ए के बच्चे हैं, ये बी के बच्चे, सी के बच्चे हैं। तो अगर एक सेल को, गुमनाम सेल को नाम दे दिया जाए, उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये जो अनस्पेशलाइज्ड गुमनाम सेल्स थे बच्चों, वो आगे जाके रूट्स भी बना सकते हैं, शूट बनाएंगे और कंप्लीट प्लांट को बनाएंगे। तो ये जो टोटीपोटेंट सेल का मास है, दिस सेल्स डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी, and this ability of these cells to become any cell they want is known as totipotency. तो एग्जाम्पल देखो बच्चों, अ जाइगोट्स एबिलिटी। अभी जाइगोट क्या, मैंने कहा आपको, जब स्पर्म सेल या मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा तो जो सेल बनेगी वो होगी जाइगोट। और वो जाइगोट बहुत सारे सेल्स बनाएंगे, गुच्छा बनाएंगे सेल्स का, और वो सेल आगे जाके क्या बनाएंगे, पूरा का पूरा बेबी बनाएंगे। सो जाइगोट्स एबिलिटी टू डिवाइड एंड डेवलप इनटू अ होल ऑर्गेनिज्म। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ टोटीपोटेंसी। समझ आया बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टोटीपोटेंसी का। जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और भी बायोलॉजी और केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो टोटीपोटेंसी शब्द बार बार आएगा, इसीलिए अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो। नहीं समझ में आया, रिवाइंड करो, दोबारा देखो। कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। 100% आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ठीक है बच्चों, चलो तो अब इसको समझाने के लिए, ये जो टोटीपोटेंसी फिनोमिनन है उसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट थे, एफ.सी. स्टुअर्ट। तो ये एफ.सी. स्टुअर्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, कैरेट के फ्लोएम सेल्स लिए। फ्लोएम सेल्स क्या बच्चों, हम पढ़ चुके हैं, वे ऐसे वैस्कुलर सेल्स प्लांट के अंदर जो फूड का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। तो कैरेट के अंदर से उन्होंने क्या ले लिया, फ्लोएम सेल्स निकाल लिए, एक्सट्रैक्ट कर लिए, उसको डाल दिया एक न्यूट्रिशन मीडियम के अंदर। अब देखो बच्चों, जब मैंने आपसे कहा कि 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम के बाद आप टोटीपोटेंट हो जाएंगे, आप कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकते हो अपने पसंद की, तो इस समय पे आप क्या करते हो, कोई करियर गाइडेंस लेते हो, आप किसी काउंसलर के पास जाओगे, या आपको अगर पता है कि भाई मुझे आईआईटी करना है या मुझे आगे जाके नीट करना है, तो आप ऐसे किसी इंसान से मिलोगे जिन्होंने ये पढ़ रखा है।
तो वो आपको क्या देगा, आपके ब्रेन को या आपके थॉट्स को एक डायरेक्शन देगा, आपके थॉट्स को ग्रो करने में मदद करेगा बच्चों, डिसीजन लेने में मदद करेगा। उसी तरीके से ये जो फ्लोएम के सेल्स है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए उन्हें एक लिक्विड मीडियम में डाला। मीडियम मतलब क्या, जिसमें सेल्स तैर रही हैं। अब वो मीडियम कैसा है भाई, तो इट इज अ न्यूट्रिएंट मीडियम, मतलब सेल के लिए वहां खाना है, सेल के लिए वहां क्या कह सकते हैं, नाइट्रोजन है, बहुत सारी चीजें हैं जो सेल को ग्रो और डिवाइड करने में चाहिए होती है। हमें भी तो जिंदा रहने के लिए चाहिए ना, खाना चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। उसी तरीके से एक ट्यूब ली जिसमें प्लांट की सेल डाल दी, जिसमें न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, और न्यूट्रिएंट क्या क्या, शुगर एंड हार्मोन। तो शुगर क्यों भाई, प्लांट की सेल से जिंदा कैसे रहेगी, तो जब वो प्लांट के अंदर थी तो उसको लीफ खाना बना के दे रही थी, अब तो आपने अलग कर दिया, जुदा कर दिया, तो आपको इनको क्या देना पड़ेगा, खाना। तो खाना देंगे आप शुगर के फॉर्म में, और ग्रोथ के लिए बच्चों चाहिए होते हैं हॉर्मोन्स। ठीक है, मैंने आपसे बार बार ये कहा है कि एक सेल को ग्रो होने में हॉर्मोन्स चाहिए, तो ये मीडियम में हमने न्यूट्रिशन डाला लाइक शुगर, एंड हमने हॉर्मोन्स डाले फॉर द ग्रोथ। अब देखो बच्चों, हॉर्मोन्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी में भी बहुत हॉर्मोन्स है। लड़कियों के बॉडी में ईस्ट्रोजन होगा, लड़कों में प्रोजेस्टेरॉन होगा, शुगर लेवल मैनेज करने के लिए इंसुलिन होगा, ये सब हमारे हॉर्मोन्स हो गए। अगर सपोज किसी एक हार्मोन ले लो, सपोज टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मेल्स में या बॉयज के अंदर ये मूछ, दाढ़ी, उसके बाद उनकी आवाज गहरी करता है, ये सारे काम करता है टेस्टोस्टेरोन। अगर मैंने ये टेस्टोस्टेरोन निकाल के किसी लड़की के अंदर डाल दिया, तो उनमें भी ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखेंगे। हो सकता है उनको हेयर दिखने लग जाए चिन पे, यहाँ हेयर दिखने लग जाए, एक्स्ट्रा ग्रोथ दिखने लग जाए हेयर की, उनकी आवाज थोड़ी गहरी हो जाए। तो आप जो हार्मोन देंगे बच्चों सेल्स को, वो हार्मोन से जो चेंज आएगा वो सेल वो बनाएगा। मतलब क्या, सेल डिवाइड होने लगेगा, मास बनाएगा, और डेवलप इनटू अ कंप्लीट कैरेट प्लांट। तो तुमने उसको खाना दिया, तुमने उसको हॉर्मोन्स दे दिए, तो वो क्या बनाएगा, सेल का गुच्छा। एक दो सेल निकाल के डालोगे, वो धीरे धीरे गुच्छा बना लेगा, विच इज अनस्पेशलाइज्ड सेल मास। अभी वो कैसे है, टोटीपोटेंट है बच्चों, उनको नहीं पता कि वो रूट बनेंगे, स्टेम बनेंगे, लीफ बनेंगे, और धीरे धीरे करके वो क्या बनाएंगे, ऐसा कैलस। हमने टिश्यू कल्चर में देख रखा है, कैलस बनता है, और कैलस से पूरा का पूरा प्लांट बनता है बच्चों। सो प्लांट्स के अंदर टोटीपोटेंसी देखने को मिलेगी, एनिमल्स में भी देखने को मिलेगी, बट प्लांट के अंदर स्पेशली कैरेट फ्लोएम प्लांट या कैरेट फ्लोएम सेल के अंदर टोटीपोटेंसी देखी एफ.सी. स्टूअर्ट ने इन द ईयर 1958. So I hope you have understood what do you mean by totipotency and the experiment which is confirming the process of totipotency. अंडरस्टूड। आई होप आप अभी तक बने हुए हैं बच्चों, बिल्कुल भी एंथुजियाज्म कम नहीं करना है। हम यहाँ यशस्वी एकेडमी में बहुत चार्ज्ड है, बहुत पम्प्ड अप है, आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने का। आपका काम बस यही होगा बच्चों, फोकस और कंसंट्रेशन से क्लासेस सुने और उसको रिवाइज करते रहें। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। तो मैंने डिफरेंशिएशन शब्द क्या समझाया आपको बच्चों, कि एक गुमनाम सेल को नाम देना मतलब डिफरेंशिएशन। तो नाम आप छोड़ भी सकते हो। क्या होता है कभी कभी, जब फिल्मों वगैरह में देखा होगा आपने कि अगर किसी इंसान के ऊपर, उनको पुलिस ढूंढ रही है, उन्होंने कोई क्राइम कर दिया उनके देश में, उनको पुलिस ढूंढ रही है, ऐसा रियल लाइफ में भी बहुत बार हुआ है, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम किया है, उसको पुलिस ढूंढ रही है, तो वो क्या चेंज करेगा, अब फेस तो चेंज नहीं कर सकता, नाम चेंज कर देगा अपना, राइट। आधार कार्ड पे जो नाम था वो नाम उसने चेंज कर दिया। तो जो उसको नाम दिया था, जो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए नाम दिया था, वो नाम उसने उठा के फेंक दिया।
तो उसने क्या किया, खुद को डी डिफ्रेंशिएट कर दिया, राइट उसने डी डिफ्रेंशिएट कर दिया, नाम चेंज करके रहने लगा, धीरे धीरे पैसे जमा कर लिए और पैसे जाकर भर दिए, या जो उसने लोन लिया था वो लोन जाके उसने भर दिया। अब क्या, अब वो अपना नाम वापस लेगा, अब वो कहेगा चलो भाई मैं जो ओरिजिनल नाम था उस ओरिजिनल नाम पे मैंने जो लोन ले रखे थे वो लोन चुकता कर दिए, अब वो अपना नाम वापस ले लेगा। तो अब उसने क्या किया, खुद को रीडिफरेंशिएट किया। तो बच्चों दो प्रोसेसेस होती है, डी डिफरेंशिएशन मतलब अपनी आइडेंटिटी को उठाकर फेंक देना, और वो आइडेंटिटी को वापस ले लेना इज रीडिफरेंशिएशन। तो सेल्स भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। तो डी डिफरेंशिएशन मतलब a mature phloem cell first becomes unspecialized cell। क्या किया भाई, यहाँ ये जो फ्लोएम सेल थी वो मास ऑफ सेल बन गई, वो फ्लोएम सेल को तुमने अलग किया, उसको खाना पानी और हार्मोन्स दिए, उससे क्या बना, अनस्पेशलाइज्ड सेल का मास बना बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन। डी सेल रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड। क्या किया, वही उसने अपनी आइडेंटिटी, वो फ्लोएम का काम कर रहा था, उससे काम करा रहे थे, यहाँ से खाना लो वहां खाना देकर आओ, वो थक गया, उसने कहा भाई मुझे अब रीडिफरेंशिएट होना है, डी डिफरेंशिएट होना है, मतलब मेरी जो फ्लोएम सेल की आइडेंटिटी है मैं नहीं बनना चाहता फ्लोएम सेल, उसने उठाया फ्लोएम सेल की आइडेंटिटी पटक दी, अब वो क्या बन गया, अनस्पेशलाइज्ड बन गया, नहीं करना उसको फ्लोएम सेल का काम, वो अनस्पेशलाइज्ड सेल डिवाइड होता गया, उसने मास बना लिया। तो उसने क्या किया, अपनी आइडेंटिटी उठा के फेंक दी, डी डिफरेंशिएट हो गया, और एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, एबिलिटी टू डिवाइड, अब वो डिवाइड करने लग गया खुद को, उसने क्या बना लिया, मास ऑफ सेल बना लिया बच्चों। अब मास ऑफ सेल क्या करेगा, रीडिफरेंशिएट, मतलब वो इतना सारा गुच्छा बन गया, अब वो गुच्छे में से कुछ सेल बोलेंगे भाई मुझे लीफ बनना है, कुछ बोलेंगे मुझे रूट हेयर बनना है, कुछ बोलेंगे मुझे जाइलम बनना है, ऐसे करके धीरे धीरे वो गुच्छा, वो बंच ऑफ सेल पूरा का पूरा प्लांट बनाएंगे। कैसे, उसको न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ केमिकल्स दो, दे अगेन बिकम स्पेशलाइज्ड सेल। तो क्या प्रोसेस हो रहा है, ये रीडिफरेंशिएशन, उसने एक एक आइडेंटिटी ले ली खुद के ऊपर। तो फ्लोएम टिश्यू, उसमें से एक सेल को लेकर न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर डाला, तो ये हो गया डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएट करके उसने अपनी आइडेंटिटी उठा के फेंक दी, मास बन गया किसका, टोटीपोटेंट सेल का, वो कुछ भी बन सकता है आगे जाके। तो इस गुच्छे में से कुछ सेल शूट बनाएंगे, कुछ सेल फ्रूट बनाएंगे, कुछ सेल रूट बनाएंगे, और फिर एक नई आइडेंटिटी ले लेंगे जिसे हम कहेंगे रीडिफरेंशिएशन। तो रूट्स, shoots and a complete plant will be formed। तो बच्चों दो प्रोसेसेस है, डी डिफरेंशिएशन मतलब आइडेंटिटी फेंकना, डिवीजन की एबिलिटी प्राप्त करना, बहुत सारा पैसा बनाना, बहुत सारे सेल्स बनाना, और वो सेल धीरे 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 करके नई नई आइडेंटिटीज लेंगे जिन्हें कहेंगे हम रीडिफरेंशिएशन। सो डी डिफरेंशिएशन when mature cells become unspecialized and cell starts dividing, and redifferentiation when cells become specialized against root, shoot and plant body। So it is a very beautiful concept बच्चों। इससे एक प्लांट टिश्यू कल्चर जो आया है हमारे देश में, कई देशों में, तो ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर है इसके वजह से बहुत ग्रोथ मिली है, बहुत आगे बढ़ी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलो, प्लांट सेल की ग्रोथ को चाहिए क्या आखिर, ये ग्रोथ के लिए प्लांट को एग्जैक्टली क्या चाहिए बच्चों, वो हमने यहाँ मेंशन किया है। हमने देखा न्यूट्रिशन मीडियम दिया हमने उनको, कैसा था न्यूट्रिएंट मीडियम, ट्यूब के अंदर लिक्विड था। सो एक सेल को, एक प्लांट की सेल को ग्रो करने के लिए आखिर चाहिए क्या, लाइट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए। तो खाना दे दो, हवा दे दो और लाइट। क्यों चाहिए प्लांट सेल्स को लाइट, अंधेरे में क्यों नहीं जी सकते ये, राइट, बिकॉज दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब ही क्या, द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू प्रोवाइड और टू क्रिएट न्यूट्रिशन, टू मेक न्यूट्रिशन बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। करेक्ट बच्चों। सो
बेस्ट ग्रोथ के लिए कैसा मीडियम चाहिए? लिक्विड मीडियम विथ न्यूट्रिशन, लाइट एंड एयर, एंड ग्रोथ इज रिड्यूस्ड। अगर लिक्विड मीडियम दिया तो ग्रोथ बहुत होगी। ऐसा क्यों होगा बच्चों? ऐसे क्यों होगा? अगर लिक्विड मीडियम है, अगर लिक्विड मीडियम है, कहाँ गया भाई? हाँ, ये देखो लिक्विड मीडियम है तो सेल पूरा का पूरा डूब चुका है उस मीडियम में, पूरा का पूरा डूब चुका है, सोख हो चुका है, तो हर तरफ से वो न्यूट्रिएंट को अंदर खींचेगा। लेकिन अगर सॉलिड मीडियम पे रखा है, देखो ये सॉलिड है, ये एक मीडियम है, इसके ऊपर एक सेल रख दिया तुमने, तो जो जैसे ये सेल है, तो जो सेल्स मीडियम के कांटेक्ट में आ रही है सिर्फ वो न्यूट्रिशन ले पाएगी। ये जो ऊपर की सेल्स है उनको बहुत समय लगेगा, तो ग्रोथ को समय लगेगा। तो बेस्ट ग्रोथ कब होगी? जब मीडियम कैसा है आपका? लिक्विड मीडियम है, पूरा का पूरा डूबा हुआ है सेल उस मीडियम में, तो बेस्ट तरीके से उसका ग्रोथ होगी। ग्रोथ इज रिड्यूस्ड व्हेन एयर वाज एब्सेंट या सॉलिड मीडियम। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है बच्चों, देखो जब धूप भी नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं है, नो एयर नो लाइट, तब क्या होगा? ग्रोथ सबसे कम ग्रोथ होगी वहां पर। सो मीडियम, सॉलिड एंड न्यूट्रिशन, लेकिन अगर एयर एब्सेंट है तो रिड्यूस होगी। अगर एयर प्रेजेंट है, लाइट प्रेजेंट है और लिक्विड मीडियम है तो 20% इंक्रीज इन ग्रोथ देखने को मिलेगा, कि आप सनलाइट भी दे रहे हो, ऑक्सीजन भी दे रहे हो, और ग्रोथ के लिए जो मीडियम है वो अगर लिक्विड है तो 20% मोर ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर लाइट एब्सेंट है बच्चों तो ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी। आप लिक्विड मीडियम भी दो चलेगा, लेकिन अगर लाइट एब्सेंट है तो ग्रोथ कम होगी। तो प्लांट सेल को ग्रो होने के लिए ऑक्सीजन, लाइट एंड न्यूट्रिशन मीडियम जरूरी है। वो मीडियम अगर लिक्विड हो तो भाई सोने पे सुहागा। So now that we have spoken about the ग्रोथ ऑफ सेल, एक सेल को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो हम ग्रोथ से रिलेटेड ना एक डिजीज पढ़ेंगे जो प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है, विच इज कॉल्ड क्राउन गॉल डिजीज। तो प्लांट के अंदर बच्चों एक डिजीज होती है जो सेल के ओवर ग्रोथ से देखने को मिलती है। हम ट्यूमर कहते हैं इसे। हम जब हमारे बॉडी में या ह्यूमंस की, एनिमल्स की बॉडी की बात करें तो हम क्या कहते हैं? जब एक्सेस ग्रोथ ऑफ मास होता है उसे हम कहते हैं ट्यूमर। वैसे ही अगर प्लांट में भी कभी कभी एक्सेस ग्रोथ ऑफ मास हो जाए तो उस डिजीज को कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज। ठीक है, इसमें क्या होता है? अ ट्यूमर लाइक स्वेलिंग फ्रॉम द स्टेम। तो ये जो स्टेम है बच्चों, इसमें ऐसे कुछ ट्यूमर लाइक ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक्सेस ग्रोथ देखने को मिलेगी जो बिल्कुल नेचुरल नहीं लगती है। एंड क्यों होता है? ये एक बैक्टीरिया होता है बच्चों। ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है जिसे कहते हैं अगारोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। अगारोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ये अगारोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस क्या करेगा? रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कराएगा। तो अगर गलती से, अब जैसे हमें भी ह्यूमंस को, एनिमल्स को बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो होता है ना? आपने कहीं गंदा खाना खा लिया या कहीं कंटामिनेटेड फूड खा लिया तो स्टमक में ई कोलाई का इन्फेक्शन हो जाता है, कोलाइटिस हो जाता है। अब वेदर चेंज होने की वजह से कोल्ड एंड कफ इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। सो प्लांट्स में भी बच्चों कभी कभी ये अगारोबैक्टीरियल ट्यूमीफेशियंस का अगर इन्फेक्शन होता है तो इस तरीके से क्राउन गॉल स्वेलिंग या ट्यूमर्स देखने को मिलते हैं बच्चों। इट हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड हाउ बैक्टीरिया कैन ट्रांसफर इट्स जेनेटिक मटेरियल। अब देखो यहाँ होता क्या है, इसका मैकेनिज्म समझेंगे कि प्लांट की खुद की सेल पागल क्यों हो जाती है, पागलों जैसे डिवाइड क्यों करने लगती है। तो ये जो बैक्टीरिया है बच्चों, ये अपना जेनेटिक मटेरियल, ये देखो ये बैक्टीरिया है, इट इज अ प्रोकैरियोट। हमने सेल वाले चैप्टर में, जो सेकंड चैप्टर है उसमें पढ़ा है कि दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक प्रोकैरियोट होता है, एक यूकैरियोट होता है। तो बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट, उसमें एक सर्कुलर डीएनए होगा। वो सर्कुलर डीएनए को उसने डाल दिया किसके अंदर? प्लांट के अंदर डाल दिया, प्लांट की सेल के अंदर डाल दिया।
अब प्लांट का सेल बुद्धू, उसको क्या पता भाई अपना डीएनए कौन सा है, बाहर का डीएनए कौन सा है, उसने सब मिक्स कर दिया। उसने क्या किया, ये जो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल आया उसको अपने जेनेटिक मटेरियल के साथ मिक्स कर दिया और सेल हो गया पागल। क्योंकि जो बैक्टीरिया का जीन आया था बच्चों, उसमें जो इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ग्रोथ करवा रही है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करवा रही है। तो क्या समझ में आया साइंटिस्ट को कि जब ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है प्लांट को, तो अगर तुमने कितना भी ट्राई किया एंटीबायोटिक्स देकर उस बैक्टीरिया को मार भी दिया, फिर भी बैक्टीरिया अपना जीन क्या करता है, अपनी डीएनए को ट्रांसफर कर देता है कि लो भाई। तो प्लांट ही बेकार हो गया। आप कितना भी उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करो, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बाहर फेंक दो, लेकिन बैक्टीरिया ने क्या कंट्रीब्यूट कर रखा है, अपना जेनेटिक मटेरियल, which will show uncontrolled division of the cells, right? So this is a disease called as crown gall disease. तो अब ये अगैरोबैक्टीरियम है क्या भाई? देखो बच्चों, यहाँ नाम अच्छे से देखो, अगैरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, दिस इज अ बैक्टीरिया। लेकिन आपको एक छोटी सी टिप दूंगी बच्चों, जब भी आप साइंटिफिक नाम लिखोगे तो ये है एक साइंटिफिक नाम, दो भागों में प्रेजेंट होता है, दो हिस्सों में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट इज द स्पीशीज एंड दिस इज द जीनस। आप क्लासिफिकेशन समझते हैं तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, इतना लंबा क्लासिफिकेशन होता है। तो जब आप किसी का साइंटिफिक नाम लिख रहे हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसका साइंटिफिक नेम लिखोगे तो फर्स्ट नेम इज ऑलवेज जीनस एंड दूसरा स्पीशीज। फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा, सेकंड वर्ड में कोई कैपिटल अल्फाबेट नहीं होगा बच्चों। और हमेशा जब आप कॉपी में इसका नाम लिखोगे तो नीचे अंडरलाइन करोगे, और जब आप टाइप करते हो तो इसको इटैलिक्स में, ऐसे थोड़ा झुका हुआ स्क्रिप्ट होता है, लेकिन ऐसे तो हम लिख नहीं सकते लिखते वक्त, तो लिखते वक्त उसको अंडरलाइन कर लेना बच्चों। जीनस का पहला अल्फाबेट कैपिटल, स्पीशीज का कोई अल्फाबेट कैपिटल नहीं, और दोनों के नीचे अंडरलाइन बहुत जरूरी है। बोर्ड्स में, स्कूल की एग्जाम में आपके बहुत मार्क्स कटेंगे अगर आपने नाम, साइंटिफिक नेम ठीक तरीके से नहीं लिखा हो बच्चों। सो अंडरस्टैंड दिस, एंड दिस इज आवर बैक्टीरिया जो हम पढ़ रहे थे, अगैरोबैक्टीरियम। उसकी एक जीनस हमने देखा ट्यूमिफेशियंस, पर जो अगैरोबैक्टीरियम जीनस के अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं, दे आर कॉल्ड एज नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर्स, राइट? इन्हें कहते हैं नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर्स बिकॉज अगैरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस ट्रांसफर इट्स जेनेटिक मटेरियल इनटू प्लांट सेल। तो ये क्या कह रहा है, जेनेटिक इंजीनियर क्या करते हैं भाई? जेनेटिक इंजीनियर्स वो क्या करेंगे, हमारी जो जीन्स है, जो हमारा डीएनए है, उसमें काट छाट करते रहते हैं, राइट? मतलब उन्हें कोई नया कैरेक्टर चाहिए तो डीएनए को काट छाट करके ज्वाइन करके ये सारा काम करते हैं जेनेटिक इंजीनियर्स। वैसे ही नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कौन है? अगैरोबैक्टीरियम। उसने क्या किया भाई, अपना जीन जाके प्लांट को दे दिया, अब प्लांट ने उसको मिक्स भी कर लिया अपने साथ। तो ये काम किसका होता है? वैसे तो होता है जेनेटिक इंजीनियर का, बट यहाँ वो कौन करता है नेचर में? अगैरोबैक्टीरियम। प्लांट टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ अगैरोबैक्टीरियम। तो क्या करोगे भाई, साइंटिस्ट क्या करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि प्लांट के अंदर, अब देखो भाई, ये जो ब्लिंकिट जोमेटो वाले भैया आते हैं हमारे यहाँ, डिलीवरी करने आते हैं, एक जगह से कुछ लेंगे, दूसरी जगह जाके डिलीवर कर देंगे। तो पहले ऐसे ऐप्स आए जिन्होंने खाना डिलीवरी शुरू करी, जैसे जोमेटो खाने की डिलीवरी कर रहे थे शांति से। फिर आया भाई इंस्टामार्ट, स्विगी इंस्टामार्ट आया, ब्लिंकिट आया। उन्होंने क्या कहा, जब डिलीवरी बॉय काम पे लगा ही रहे हो तो ग्रोसरीज भी डिलीवर करते हैं, सब्जियां भी डिलीवर करो। फिर कुछ लोग आए जो दवाइयां डिलीवर करने आ गए, ठीक है? इस तरीके से बच्चों क्या हुआ, धीरे धीरे साइंटिस्ट को समझ में आया कि अपने पास तो डिलीवरी बॉय है। कौन है डिलीवरी बॉय यहाँ पे? अगैरोबैक्टीरियम। अब ये अगैरोबैक्टीरियम
डिलीवर ही कर रहा है, जब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह प्लांट सेल के अंदर डीएनए डिलीवर कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अगैरोबैक्टीरियम को लेगा, उसका ओरिजिनल जीन हटा के फेंक देगा। जो जीन अपने को प्लांट के अंदर डिलीवर करना है वो जीन डाल देगा अगैरोबैक्टीरियम के अंदर, और अगैरोबैक्टीरियम को भेज देगा, जाओ भैया इसको आगे डिलीवर कर दो। तो अब क्या हो रहा है, हमारी मनपसंद जीन, सपोज एक जीन है जो प्लांट की हाइट बढ़ा रहा है, तो अब फार्मर क्या चाहेगा, भाई मेरा मैंगो का ट्री मीडियम साइज का, इसको बड़ा करेंगे, राइट। तो वो क्या करेंगे, ऐसा जीन जो टॉल बनाए हमारे प्लांट को, ये जीन डाल दिया अगैरोबैक्टीरियम के अंदर और बोला जा भैया डिलीवर करके आ जा। सो अ टूल टू इंट्रोड्यूस यूजफुल जीन्स इनटू प्लांट। तो अगैरोबैक्टीरियम को एज अ टूल, एज अ डिलीवरी बॉय यूज किया टू इंट्रोड्यूस, मतलब जाकर छोड़ने के लिए, किसे, यूजफुल जीन्स। नाउ इसका क्या आगे क्या इम्प्लीकेशन हुआ, या इसका समाज को क्या फायदा हुआ बच्चों, improved crops which are disease resistant and valuable phytochemicals। मतलब ही क्या बच्चों, आप कैसी जीन डाल रहे हो, मनपसंद की जीन जो प्लांट के फायदे की हो, इन्फेक्शन ना कॉज करे, उसमें फायदा कॉज करे, तो वो फायदा क्या देगा, डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी। ऐसा प्लांट देगा जिसमें नेचुरली वो इम्यून होगा डिजीजेस से, और कुछ कुछ ऐसे केमिकल्स बनाएगा जो इंडस्ट्रियली हाई वैल्यू के होते हैं, राइट भाई। ह्यूमंस जो है वो मास्टर मैन्युपुलेटर्स होते हैं बच्चों, तो अपने फायदे के लिए उन्होंने किसको यूज किया, उन्होंने यूज किया अगैरोबैक्टीरियम को, जो एक्ट कर रहा है एज अ डिलीवरी बॉय। एंड आफ्टर द फाइंडिंग ऑफ अगैरोबैक्टीरियम बहुत सारी चीजें आई, बहुत अच्छी अच्छी क्रॉप्स की वेराइटी आई, और बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस मेथड।